अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी सेल एक्टिवेशन। और इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि टी सेल की एक्टिवेशन किस तरह से होती है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिग्नल इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टी सेल है उसकी जर्नी किस तरह से होती है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है और उसकी मैचुरेशन कहाँ पे होगी और उसके बाद फिर उसकी एक्टिवेशन किस जगह पे होगी। ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टी सेल की मूवमेंट कहाँ कहाँ पे होती है। तो जैसा कि मैंने शुरू में टी सेल की मैचुरेशन और टी सेल की प्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो उन वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जैसे कि बोन मैरो, इसमें क्या होता है, टी सेल्स के जो प्रिकर्सर हैं या जो इमेच्योर टी सेल हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। अब क्या होता है, ये जो इमेच्योर टी सेल होते हैं ये ब्लड के थ्रू एक और होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जिसको हम कहते हैं थाइमस, उसमें चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस थाइमस के अंदर टी सेल की मैचुरेशन होगी। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी थाइमस में ये डिसाइड होगा कि जो इमेच्योर टी सेल है उसने CD4 सेल में कन्वर्ट होना है या फिर CD8 सेल में कन्वर्ट होना है। अब यहाँ पे इनकी मैचुरेशन हो गई है, तो इसके बाद क्या होगा, ये ब्लड के थ्रू मूव करेंगे और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन और लिम्फ नोड में चले जाएंगे। तो थाइमस के थ्रू फर्स्ट टाइम जो है ये ब्लड के थ्रू मूव करेंगे और स्प्लीन और लिम्फ नोड में चले जाएंगे। और क्योंकि ये मैच्योर जो टी सेल हैं वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए, तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं नाइव टी सेल्स। और ये नाइव टी सेल G0 फेज में होते हैं सेल साइकिल के, यानी कि इनकी प्रोलिफरेशन जो है वो स्टॉप हो चुकी होती है। अब जब ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन और लिम्फ नोड में जब ये पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा, इन नाइव टी सेल का एक्सपोजर होगा अपने रिस्पेक्टिव एंटीजन के साथ। अब ये एक्सपोजर किस तरह से होता है, यहाँ पे आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि हमारे पास टिश्यू है, इस टिश्यू में डिफरेंट एंटीजन्स मूव कर रहे होते हैं या डिफरेंट माइक्रोब्स मूव कर रहे होते हैं। इन एंटीजन्स को या इन माइक्रोब्स को डेंड्रिटिक सेल्स क्या कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं MSC, उसकी मदद से क्या करते हैं, एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करेंगे रिप्रेजेंट, इन नाइव टी सेल्स को। अब जब ये डेंड्रिटिक सेल जैसे मैंने बताया टिश्यू में जब मूव कर रहे होते हैं, किसी भी माइक्रोब को जब ये इंगल्फ करेंगे तो क्या होगा, ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू इन लिम्फ नोड में चले जाएंगे। और ये जो जहाँ से इनकी एंट्री होती है उसको हम कहते हैं एफरेंट वेसल्स। तो जब ये डेंड्रिटिक सेल्स एंटीजन रिप्रेजेंट करेंगे इन नाइव टी सेल्स को, तब क्या होगा, इन टी सेल्स की एक्टिवेशन होगी। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसी तरह जो स्प्लीन है, इसमें भी क्या होता है, जो ब्लड के अंदर डिफरेंट एंटीजन या जो माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ब्लड के थ्रू स्प्लीन में आ जाएंगे। लेकिन जो लिम्फ नोड है उसमें जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या जो डेंड्रिटिक सेल हैं वो टिश्यू के थ्रू मूव करेंगे लिम्फ वेसल में, और यानी ब्लड के थ्रू मूव नहीं करेंगे बल्कि लिम्फ वेसल के थ्रू मूव करेंगे और लिम्फ नोड में आ जाएंगे। और जो हमारे टी सेल यहाँ पे जो आ गए थे नाइव टी सेल्स, उनको एंटीजन रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया जो स्प्लीन का केस है उसमें डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो क्या करते हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो मूव करते हैं स्प्लीन में। अब दोनों केसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो नाइव टी सेल हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की मदद से एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर तो उनके कंपैटिबल एंटीजन प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, इन नाइव टी सेल्स की हो जाएगी एक्टिवेशन। और अगर उनके कंपैटिबल एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तब क्या होगा, ये आउटसाइड मूव करेंगे। किस तरह से मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं इफरेंट वेसल्स। यानी कि जो लिम्फ नोड होता है और जो स्प्लीन है उसमें इफरेंट वेसल्स होती हैं, दोनों में ही इफरेंट वेसल होती हैं। उनमें क्या होगा, जो हमारे टी सेल जो एक्टिवेट नहीं हो पाए वो इस इफरेंट वेसल्स के थ्रू आउटसाइड मूव कर जाएंगे। इसको समझने के लिए हम लिम्फेटिक सिस्टम को देखते हैं। ये जो ग्रीन आप लोगों को ये जो नेटवर्क नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जो आप लोगों को डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है,
लिम्फ नोड है और ये क्या है, स्प्लीन है। तो ये जो लिम्फ नोड है उसकी कंपोजिशन मैंने जैसे आप लोगों को बताई कि ये जो वेसल नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं एफरेंट वेसल्स, जहाँ से क्या होता है जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो इनसाइड मूव करते हैं लिम्फ नोड में। और ये जो आप लोगों को वेसल नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं इफरेंट वेसल, ई से एग्जिट आप लोग याद रखें। और यहाँ से क्या होता है जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो आउटसाइड मूव करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को जो बोन मैरो है उसमें क्या होगा, टी सेल्स की प्रोडक्शन होगी, उसके बाद क्या होगा ब्लड के थ्रू ये मूव करेंगे थाइमस में, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया। अब क्या होगा, यहाँ पे इनकी मैचुरेशन होगी, मैचुरेशन के बाद क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम क्या होगा ब्लड के थ्रू मूव करेंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था ये ब्लड के थ्रू मूव करेंगे स्प्लीन में और लिम्फ नोड में। और यहाँ पे ये जो डेंड्रिटिक सेल हैं या जो ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होंगे वो क्या करेंगे, इन नाइव टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करवाएंगे। अगर तो इनके कंपैटिबल एंटीजन होगा तब क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्प्लीन के अंदर टी सेल होंगे या जो लिम्फ नोड के अंदर टी सेल होंगे उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी और यहाँ पे इनकी प्रोलिफरेशन होगी। अगर तो इनके कंपैटिबल एंटीजन नहीं होगा तब क्या होगा, ये इफरेंट वेसल्स के थ्रू आउटसाइड मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इफरेंट वेसल है, यहाँ से आउटसाइड मूव करेंगे और लिम्फेटिक वेसल में आ जाएंगे। इसी तरह जो लिम्फ नोड है इसमें से भी आउटसाइड मूव करेंगे और ये जो लिम्फ वेसल है इसमें आ जाएंगे। अब जितने भी टी सेल होंगे यहाँ से और यहाँ से जो एक्टिवेट नहीं हो पाए, इसी तरह स्प्लीन में से भी जितने टी सेल होंगे जो एक्टिवेट नहीं हो पाए वो सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे इस मेन डक्ट में। ये मेन जो लिम्फेटिक डक्ट होती है, ये जो आप लोगों को थिक सी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं थोरैसिक डक्ट। और ये कहाँ पे एम्प्टी हो रही है, ये हो रही होती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। तो अब जितने भी टी सेल हैं जो इस सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन जैसे कि ये है हमारा लिम्फ नोड और स्प्लीन जो है इसमें एक्टिवेट नहीं हो पाए, वो सारे के सारे इस लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में पहुंच जाएंगे। अब ये दोबारा ब्लड में चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी जितने टी सेल होंगे जो कि एक्टिवेट नहीं हो पाए वो इस राइट सबक्लेवियन वेन में एम्प्टी होंगी ये वेसल सारी की सारी और दोबारा ये ब्लड में चले जाएंगी। तो इस तरह से एक साइकिल होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा हार्ट है, इसमें ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जितने भी टी सेल जो एक्टिवेट नहीं हो पाए वो यहाँ से एंटर होंगे और ब्लड में आ जाएंगे। इसी तरह जो राइट हिस्सा है उसमें जितने भी टी सेल एक्टिवेट नहीं हुए वो सारे के सारे इस राइट सबक्लेवियन वेन में आएंगे और ब्लड में एंटर हो जाएंगे। इस तरह ये ब्लड में मूव करते रहेंगे और दोबारा सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में दोबारा पहुंच जाएंगे, जैसे स्प्लीन और लिम्फ नोड में ये दोबारा पहुंच जाएंगे और दोबारा एंटीजन्स का एक्सपोजर होगा जो कि डेंड्रिटिक सेल या जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर वहाँ फिर भी इनको एंटीजन नहीं मिलेगा अपने कंपैटिबल तो दोबारा क्या होगा, ये दोबारा लिम्फ वेसल में आ जाएंगी। तो इस तरह से ये साइकिल चलता जाएगा जब तक इन टी सेल्स को अपना कंपैटिबल एंटीजन नहीं मिलता। जैसे ही इन टी सेल्स को अपना कंपैटिबल एंटीजन मिलेगा तब क्या होगा, टी सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। तो यहाँ तक था टी सेल्स का रूट। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है जिसमें हम देखेंगे कि जब जो टी सेल होते हैं उनका एक्सपोजर होता है उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ जो उसका कंपैटिबल एंटीजन लेके फिर रहा होता है, तब टी सेल्स की एक्टिवेशन किस तरह से होगी। तो ये था रूट जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वो ब्लड के थ्रू सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में जाते हैं और अगर वहाँ पे उनका प्रॉपर एंटीजन नहीं मिलता और दोबारा वो फिर लिम्फ वेसल में आते हैं और फिर ब्लड में आ जाते हैं। तो इस तरह से इनका साइकिल चलता रहता है जब तक उनको प्रॉपर एंटीजन नहीं मिलता। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं।